नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां पर चल रहा है भारी डिस्काउंट। और उस डिस्काउंट के लिए नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अंकल ट्रंप फिर से अपनी हरकतों पर आ गए और उन्होंने अब भारत से आने वाले चावल पर टैरिफ लगाने की बात कह दी। अंकल ट्रंप ऐसा काम तभी करते हैं जब मुझे लगता है कि जब ट्रेड डेलीगेशन एक दूसरे के यहाँ गए हुए होते हैं। इस समय अमेरिका का ट्रेड डेलीगेशन भारत आने वाला है, उसके पहले उन्होंने ये नाटक और कर दिया है। तो लगता है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसी भी तरह के कोई ट्रेड टॉक्स भारत के बीच में हो। हालांकि ये उन्होंने ऑमनिबस नहीं किया है, सारे गुड्स पे नहीं किया है साहब, ये डंपिंग हो रही है साहब राइस की। और किसके कहने पर? कोई किसान आ गया। आपको जानते हैं ना, उनकी सारी जो मीटिंग्स होती हैं वो मीडिया के सामने होती हैं, इसलिए मीडिया के सामने उनको कुछ ना कुछ बोलना होता है। लेकिन असलियत कहीं और है, पीड़ा कहीं और हो रही है। पीड़ा तो पुतिन वाली हो रही है। पुतिन ने बिल्कुल ऐसी पोटली बना दी है बेचारे ट्रंप की कि ट्रंप जो है वो पूरी दुनिया में उपहास का, हंसी का पात्र बन गया। आप देखें, इतने दिनों से पुतिन लगातार पीस टॉक्स की बात कर रहे थे। इन्होंने भी पीस टॉक्स बुलाए, मियामी में पीस टॉक्स हुए, मियामी में पीस टॉक्स फेल हो गए और यूएस ने कहा कि हम वॉकआउट कर रहे हैं पीस टॉक से और हम यूक्रेन से सारी की सारी जो हम मदद दे रहे हैं, आर्थिक मदद और सामरिक मदद, वो सब बंद कर। तुम आर्थिक मदद दो, सामरिक मदद दो या ना दो, अब यह तथ्य पूरी तरह से स्थापित हो गया है कि अमेरिका जो है वो एक हारा हुआ देश है, यूक्रेन वाले मामले में तो कम से कम। अब तो ये हाल है कि पूरा का पूरा अमेरिका भी जाके अपने खुद के ट्रूप्स वहाँ पे लगा दे तो भी हारेगा, क्योंकि रशिया की जो लॉजिस्टिकल मशीनरी है वो इतनी सुदृढ़ है, उनकी जो इकोनॉमी है वो 3.5-4% से ग्रो कर रही है। अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो 1-1.5% भी नहीं टच कर पा रही है। यूरोप तो और भी बुरा हाल है। तो ये यूरोप वाले वो सारे मिल के जितना प्रोडक्शन करते हैं उससे ज़्यादा प्रोडक्शन, खाली अगर एक एग्जाम्पल ले ले आर्टिलरी शेल्स का, तो वो रशिया करता है। रशिया ने अब जो वहाँ का लॉजिस्टिकल हब है यूक्रेन का, पोक्रोवस्क, उसको वस्तुतः जीत लिया है। हालांकि वेस्टर्न जो एनालिस्ट है वो अभी भी मान नहीं रहे, लेकिन सही बात यह है कि पोक्रोवस्क इनके हाथ से गया। अब पोक्रोवस्क हाथ से गया तो पोक्रोवस्क के हाथ से जाने के बाद फिर ऊपर खार्किव, नीचे मिखाइलिव और फिर ओडेसा तक यूज आपके रशिया की मार जो है वो पूरी पक्की है। यूक्रेन के पास साजो सामान तो है, यूक्रेन ने डिफेंसेस तो बहुत अच्छी बना रखी है, मोर्चे बहुत अच्छे खोद रखे, बहुत अच्छे उसने जो है वो माइंस वाइंस बिछा रखी है, बहुत अच्छे उसने जो है बंकर्स बना रखे हैं और उसके जो ड्रोन वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे काम करते हैं। ये सब होने के बाद भी अब उसके पास तो सैनिक है ही नहीं, और जो उनकी जो बेस्ट ब्रिगेड्स है वो सब घिरी हुई है और कुछ दिनों में ख़त्म होने वाली है। खासतौर से ये जो पोक्रोवस्क वाला जो बिल्कुल एक तरह से मिडल ऑफ डोनबास है, जो डोनेस्क और लुहांस्क रीजन है, ईस्टर्न यूक्रेन वाला, इसके जाने के बाद तो फिर उनको केवल ये देखना है कि भाई यूएसएसआर कितने दिन लेगा। यूएसएसआर समय इसलिए ले रहा है क्योंकि वो अपना ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहता, अपनी मैन पावर ज़्यादा नहीं चाहता कि मैन पावर मरे वहाँ पर। यूएस ने बहुत बड़ी गलती की 2022 में, जब उसने रशिया की एसेट्स, $300 बिलियन की जो रशिया की एसेट्स थी अमेरिका में और यूरोप में, उनको कहा कि हम इनको फ्रीज कर दिया और अब उनको सीज करके और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन में उसका उपयोग लेने की बात कर। मूर्खता की इससे बड़ी कोई
मूर्खता का इससे बड़ा कोई और उदाहरण हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का लगभग $900 बिलियन और कुछ लोग कहते हैं $1 ट्रिलियन की एसेट्स जो है वो रशिया के अंदर है। उनके बैंक्स है, वो बैंक्स की एसेट्स है, सॉलिड एसेट्स है, कहाँ लेके जाओगे? और दुनिया भर के उनके जो मल्टीनेशनल्स हैं ये सारे मिला के वहाँ पे $1 ट्रिलियन की एसेट्स हैं, जिसमें कि पुतिन ने कह दिया है कि भाई वो लॉ एक पास करके उनको सबको नेशनलाइज कर लेगा और रशिया के कब्जे में ले लेगा। और जो रशिया की एसेट्स ये सीज करेंगे उसके लिए इंटरनेशनल लॉ है, फिर उसके लिए लिटिगेट करता रहेगा वो। यानी यहाँ भी रशिया का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये काम यदि यूरोप कर देगा, यदि काम ये अमेरिका कर देगा, तो भी रशिया का इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। वो 600-700 मिलियन और कमा लेगा इसमें। लेकिन जो इनका जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी विश्वसनीयता सदा के लिए समाप्त तो हो गई है, क्योंकि सभी लोग ये सोचने लगे हैं कि भाई यदि ये लोग अपने फाइनेंशियल सिस्टम और जो आपका एक्सचेंज सिस्टम, करेंसी एक्सचेंज सिस्टम है स्विफ्ट जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग रशिया के विरुद्ध कर सकते हैं तो कल को किसी के भी विरुद्ध कर सकते हैं। ख़ास तौर से जब ट्रंप जैसा इरेटिक आदमी बैठा हो तो वो कभी भी किसी से नाराज़ हो जाए। आजकल साउथ अफ्रीका से नाराज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई फिक्शन बता दिया किसी ने कि भाई साउथ अफ्रीका में वाइट्स का जिनोसाइड हो रहा। उसने प्रमाण दे दिए, उसने सारी बात दिखा दी, कुछ है कि नहीं, कुछ नहीं, हम तुमको G20 में नहीं बुलाएंगे। अरे भाई G20 जो है एक कॉमन फोरम है, तुम्हारे मर्जी से नहीं है कि G20 में नहीं बुलाएंगे। G20 में बुलाना, नहीं बुलाना, G20 में शामिल करना, G20 में अलग करना, ये सारे के सारे जो G20 के जो देश हैं वो सब मिल के तय करते हैं, यही उसका चार्टर है। लेकिन नहीं, वहाँ भी देगा मुश्ती कि चूँकि हमारे यहाँ है इसलिए नहीं बुलाएंगे। इसी क्रम में जो पुतिन और मोदी जी का जो ये समिट हुआ उसको देख के पूरे विश्व में, विशेषकर पश्चिमी यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में चिंता की लकीरें तो है ही। चिंता की लकीरें उनके माथे पर स्पष्ट देखी जा सकती, और चिंता की लकीरों का वो करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई योजना नहीं, कोई प्लान नहीं, किसी प्रकार का कोई सॉलिड टेम्पलेट नहीं जिसके अनुसार वे कुछ भी कर सके। वहाँ तो ट्रंप के मूड के ऊपर चलता है, और ट्रंप को बहकाने वाले और ट्रंप को चढ़ाने वाले जो अहंकारी आदमी होता है उसको तो बस आप तारीफ़ कर दो और तारीफ़ करके कुछ भी कह दो और ये कह दो कि साहब देखिए वो दूसरा आदमी जो है वो आपकी बुराई कर रहा था, उतने में ही वो उसके निर्णय जो है वो पलट जाते हैं, उतने में ही उसके निर्णय जो है वो दूषित हो जाते। ऐसे व्यक्ति के सामने भारत ने बहुत सही नीति अपनाई है। भारत बोलता कुछ नहीं है, भारत करता है। और तो और आप देखिए कि चीन ने भी ये जो पुतिन और भारत का जो पुतिन और मोदी का जो समिट हुआ उसको, उसकी प्रशंसा कर दी, उसको समर्थन कर दिया और ये कहा कि भाई हम रशिया के माध्यम से भी सारे जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं वो सुलझाने के लिए तत्पर है। हालांकि भारत कहता है कि भाई हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता लेते नहीं, हम तो अपने आप कर लेंगे, लेकिन जो भी मध्यस्थता होगी, जो जिसको कहते हैं ना नज, वो नज आराम से रशिया की तरफ से आ सकती है। रशिया के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, रशिया के पास वो रिसोर्सेज हैं जो अमेरिका के पास नहीं है। इसीलिए तो पुतिन ने यहाँ पे कहा था कि अपनी न्यूक्लियर एनर्जी तो अमेरिका वाले हमसे ख़रीदते हैं। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो होता है, जो कि यूरेनियम वाले परमाणु संयंत्रों में, रिएक्टर्स में पावर प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग में लाता है, वो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड उनको रशिया से ही मिलता है। और भारत के साथ में रशिया पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। संयंत्र भी देगा, टेक्नोलॉजी भी देगा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ फ्यूल भी देगा।
और हमारे मनमोहन सिंह जी ने एक न्यूक्लियर डील की थी, उसमें एक नया पैसा अभी तक वेस्ट से नहीं आया, क्योंकि वेस्ट की प्रायोरिटीज ही अलग है। वो ये भूल गए कि अब हम 21वीं सदी में है। वो 21वीं सदी के भी 25 साल पूरे हो चुके हैं, फर्स्ट क्वार्टर हो चुका है, वी हैव एंटर्ड द सेकेंड क्वार्टर। और इस सेकेंड क्वार्टर में भी उनकी नीतियां उसी प्रकार से हैं जैसे पहले हुआ करती थी। इसलिए जो पुतिन मोदी वाला जो समिट है, ये विश्व इतिहास में एक पूरी तरह से बदलाव करने का साधन बन सकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि बन रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा ट्रंप के। जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।